हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज बिजनेस लॉ। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 6 लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले 5 लेक्चर वीडियो में हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो एक बार चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैं पिछले 5 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट 10 टाइप के हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले 2 लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑफर के बारे में एंड एक्सेप्टेंस का जो चैप्टर है ना, वो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम ऑफर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफर जिसे प्रपोजल भी कहा जाता है, ये क्या होता है, व्हाट आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। जो प्रपोजल या जो ऑफर है, इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं। एक वैलिड ऑफर के रिलेटेड क्या क्या लीगल रूल्स हैं। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफर वैलिड हो, इसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, तो वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही लैप्स एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी कब कोई ऑफर लैप्स या रिवोकेशन रिवोक होता है, तो इसके बारे में कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें कोई ऑफर लैप्स हो सकता है या रिवोक हो सकता है। तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। अगले लेक्चर में आपको एक्सेप्टेंस के बारे में बताऊंगी। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं बता दूं, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये डिफरेंट टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो 10 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये हमने पिछले 2 लेक्चर वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। चलिए फिर आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर। ठीक है, तो देखिए मैं बता चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के बीच में। ठीक है, ये है 2 पार्टीज। ठीक है, ये 2 पर्सन है, 2 पार्टीज है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, देयर मस्ट बी एन ऑफर। एक ऑफर तो होना चाहिए। ठीक है, तो वही आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑफर के बारे में। ऑफर कहिए चाहे प्रपोजल कहिए। ठीक है, तो वही देखिए मैं लिखा है द फर्स्ट स्टेप इन द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑफर क्या है, ऑफर इज द सबसे पहला स्टेप होता है इन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इन 2 पर्सन के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफर, यानी ऑफर या प्रपोजल होना चाहिए। ये जो पर्सन है कुछ ऑफर करेगा। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर, यानी एक लॉफुल, लॉ के तहत कुछ ऑफर होना चाहिए बाय वन पार्टी, एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी ये जो दूसरी पार्टी है ये कानूनी तौर पे उस जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, तभी बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इसी के बारे में डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो है मिस्टर पी, इन्होंने ऑफर दिया मिस्टर क्यू को, ये है मिस्टर क्यू है, ये है मिस्टर पी, इन्होंने इनको ऑफर दिया कि ये अपनी घड़ी जो है 500 रुपए में सेल करेंगे। ठीक है, एंड क्यू ने, ये जो क्यू है, इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ये है पी, इन्होंने ऑफर दिया, एंड ये है क्यू, इन्होंने ऑफर दिया कि मैं 500 रुपए में अपनी जो वॉच है वो सेल करूंगा। ठीक है, सेल करना चाहता हूं, एंड क्यू ने इस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अगर इन्होंने ऑफर किया है एंड इन्होंने एक्सेप्ट किया है ऑफर को, देन अ कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तभी बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट इसके साथ ही मैं आपको बता चुकी हूं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं। 10 एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो उसके लिए जरूरी है कि 10 एसेंशियल चीजें हैं, मतलब कुछ भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो उसके 10 एसेंशियल एलिमेंट मैंने डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो वो अगर हैं तो हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसने ऑफर किया एंड इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो दिस इज ऑफर। तो चलिए बता देती हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज ऑफर। ऑफर क्या है या कह लीजिए प्रपोजल क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑफर इज सेम एज प्रपोजल, ऑफर एंड प्रपोजल सेम चीज है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में बताया गया है कि प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल क्या है कि जब वन पर्सन या कह लीजिए जब एक पार्टी signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything,
ठीक है, जब एक पार्टी अपनी इच्छा जाहिर करे कि वो कुछ करना चाहती है, ठीक है, या शायद एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर किसी चीज से बचना चाहती है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जब ऑफर करे दूसरी पार्टी को, इस उम्मीद में कि दूसरी पार्टी क्या देगी, अपनी सहमति, ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी उसके रिगार्डिंग सहमति देगी, तो इसी को कहा जाता है कि ही इज मेकिंग अ प्रपोजल, ये एक ऑफर या प्रपोजल बना रहा है, ये एक ऑफर कर रहा है। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से बताती हूँ। प्रपोजल या ऑफर मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन सिग्निफाइज द अनदर, जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है कि वो, उसकी विलिंगनेस है, उसकी इच्छा है कि वो कुछ करना चाह रहा है, जैसे वो अपनी घड़ी को बेचना चाह रहा है 500 रुपए में, या कुछ और करना चाह रहा है, या एक चीज ये भी हो सकती है कि एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कुछ न करना चाह रहा है, किसी चीज से बचना चाह रहा है, तो इस चीज का भी ऑफर दिया जाता है, ठीक है, इस उम्मीद में कि दूसरा पर्सन क्या करेगा, अपनी सहमति देगा, एसेंट देगा, सहमति देगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, तब हम कहते हैं कि ही इज मेकिंग अ प्रपोजल, ये एक प्रपोजल क्रिएट कर रहा है, ये एक प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, तो दिस इज ऑफर, या कह लीजिए इसी को कहा जाता है प्रपोजल। अब इसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है प्रोमिसर या ऑफरर। ये क्या है, प्रोमिसर या ऑफरर, मतलब द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ये प्रपोजल दे रहा है ना कि ये अपनी घड़ी बेचना चाहता है 500 रुपए में, तो ही इज मेकिंग द प्रपोजल, तो इसको कहते हैं प्रोमिसर है या ऑफरर है। ऑफरी कौन होता है, ऑफरी यानी जिसको ऑफर दिया जा रहा है, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ठीक है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी है, OFFEREE, ठीक है, ये ऑफरी है। अब शायद ये एक्सेप्ट करे या फिर शायद रिजेक्ट भी कर दे, तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या हो गया, ये बन गया प्रोमिसी या एक्सेप्टर हो गया, द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर। अगर इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा एक्सेप्टर, या कह लीजिए प्रोमिसी बन जाएगा, ठीक है, तो ये 3 लोग होते हैं ऑफर के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 3 एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल। ये जो प्रपोजल है या जो ऑफर है ना, इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स या कह लीजिए एसेंशियल है, 3 चीजें जरूरी हैं किसी भी प्रपोजल या किसी भी ऑफर के लिए। सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो क्या है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगलीनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी ये जो पर्सन जो ऑफर कर रहा है दूसरे पर्सन को, इसकी इच्छा होनी चाहिए कि ही इज विलिंग टू डू, यानी इसकी इच्छा है कि ये कुछ करना चाहता है, ये अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, या शायद कुछ और, मतलब नहीं घड़ी बेचना चाह रहा है, या कोई और ऑफर दे रहा है कि मैं इतने रुपए में आपको गेहूं बेचूंगा, ठीक है, तो ये ही इज विलिंग टू डू, यानी कुछ इच्छा है कि ये कुछ करेगा, या एब्सटेन या बचना चाह रहा है किसी चीज से, डूइंग समथिंग। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑफर की, कि कुछ एक एक्सप्रेशन होता है कि जिसमें एक पार्टी कुछ करना चाह रही है, ठीक है, दूसरे को कुछ ऑफर देना चाह रही है, तो ये इसकी पहली कह लीजिए एसेंशियल है किसी भी ऑफर या प्रपोजल का। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है, दूसरे जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रपोजल में, वो ये है कि देयर मस्ट बी 2 पार्टी, यानी 2 पार्टी तो होनी चाहिए प्रपोजल में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना इसने अपने आप को ही प्रपोजल दे दिया, इसने अपने आप को ही ऑफर दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दूसरी रिक्वायरमेंट यही है, देखिए लिखा है कि मस्ट बी टू अनदर पर्सन, यानी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगलीनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये किसको हो, मस्ट बी टू अनदर पर्सन, यानी ये पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा हो, ठीक है, नो प्रपोजल बाय ए पर्सन टू हिमसेल्फ, यानी खुद अपने आप को ऑफर नहीं दे, ठीक है, तो ये इसकी दूसरी एसेंशियल है। तीसरा जो एसेंशियल है वो ये है कि ये जो पर्सन है दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, तो इसमें इस उम्मीद से देता है कि दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, सहमति देगा, एसेंट देगा, ठीक है, तो ये तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी प्रपोजल या किसी भी ऑफर का, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, कोई भी ऑफर क्या होता है ये तो समझ लिया, कोई भी ऑफर वैलिड हो इसके लिए कौन कौन से लीगल रूल हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कोई भी ऑफर वैलिड हो इसके लिए कौन कौन से लीगल रूल है, कानूनी तौर पे क्या क्या होना चाहिए कि कोई भी ऑफर हम तभी कहेंगे कि वैलिड है। देखिए सारे ऑफर वैलिड नहीं है, कुछ लीगल रूल बताए गए हैं, वो लीगल रूल अगर फुलफिल होते हैं तभी हम कहेंगे कि वो ऑफर क्या है, वैलिड है, नहीं तो वो ऑफर क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो ये 9 लीगल रूल हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो लीगल रूल है दैट इज, वो क्या है कि ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। इसका मतलब क्या है कि जो ऑफर है एक्सप्रेस्ड, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, एक्सप्रेस मतलब क्या है कि ऑफर जो है इस पर्सन ने ऑफर दिया, तो ये जो ऑफर दे रहा है वो चाहे तो शब्दों में
या फिर एक्सप्रेस मतलब शब्दों में, चाहे ओरल चाहे रिटन, शब्दों में, और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब अपने एक्ट से, अपने कंडक्ट से ऑफर एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पर्सन ने इस पर्सन को ऑफर दिया। ठीक है, तो ऑफर देने के दो तरीके हैं, एक क्या हो सकता है, एक्सप्रेस करे। ठीक है, यानी वर्बली बोल के, मैं तुम्हें अपना घड़ी बेचना चाहता हूं, बाइक बेचना चाह रहा हूं, वर्बली बोल के या रिटन में, ऐसा हो सकता है। या इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब ये पर्सन अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से इसको ऑफर दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक, अगर अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से ये ऑफर दे रहा है तो इसको कहा जाता है इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड ऑफर मैंने डिटेल में बताया है, तो इसकी डिटेलिंग आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा कह लीजिए जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी ऑफर वैलिड हो, इसके लिए जो दूसरी लीगल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एन ऑफर मस्ट बी कंटेम्पलेटेड टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। यानी कोई भी ऑफर जो है उसका पर्पस क्या है कि एक लीगल रिलेशन, एक लीगल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो बिटवीन टू पार्टीज। अगर कोई लीगल रिलेशन नहीं हो रहा है, लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं हो रहा है, तो उस ऑफर को हम मतलब वैलिड ऑफर नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूं, सपोज करिए ये फ्रेंड ए है, इसने ऑफर दिया है इसको कि आज मेरे घर डिनर पे आओ। ठीक है, आज रात को डिनर साथ में करते हैं, इस फ्रेंड ने इसको ऑफर दिया है। तो ये ऑफर जो है, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, ये वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि इसका कोई लीगल, ये ऑफर इस पर्पज से नहीं बनाया गया है कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने के पर्पज से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं होगा। ठीक है, ऑफर जो होते हैं वो उसका मतलब इट शुड गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंस, यानी कानूनी रिलेशनशिप डेवलप, दो पार्टीज के बीच में कानूनी रिलेशनशिप डेवलप करने के पर्पज से ऑफर दिया जाता है, एंड जनरली ये कॉमर्शियल पर्पज से होता है। ठीक है, तीसरा जो लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रूल है रिलेटेड विद वैलिड ऑफर, वो क्या है, द टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट लूज अ वेग। यानी जो ऑफर की जो टर्म एंड कंडीशन है वो डेफिनेट होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, मतलब हर चीज क्लियर होनी चाहिए। इसने कहा कि ये इसको घड़ी बेचेगा तो कितने में बेचेगा, कौन सी घड़ी बेचेगा, ठीक है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। चौथा क्या है, मतलब अगर इनविटेशन टू ऑफर है, तो देखिए ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग बात है। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, वो ऑफर में नहीं आता है। सपोज करिए ये जो है, इसने इनवाइट किया टू रिसीव ऑफर, ये जो मिस्टर ए हैं इन्होंने इनविटेशन दिया टू रिसीव एन ऑफर, इन्होंने दूसरे पर्सन से कहा कि हमें ऑफर दें, तो ये एक अलग चीज है, एंड ऑफर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो ये भी एक लीगल रूल है। पांचवा क्या है, द ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल, यानी जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। जनरल ऑफर क्या है कि मिस्टर ए ने पब्लिक को ये ऑफर दिया कि कोई भी ये सामान खरीदना चाहता है, तो दिस इज जनरल ऑफर। ठीक है, तो ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। छठा क्या है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, यानी जो ऑफर है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, यानी इसने अगर इसको ऑफर दिया है तो इसको कम्युनिकेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि जिसको ऑफर दिया उसको पता ही ना हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लीगल रूल है कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, चाहे बोल के, लिखित रूप में, जैसे भी ऑफरी को वो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो लीगल रूल है, दैट इज एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब है कि जो ऑफर दे, मिस्टर ए मिस्टर बी को जो ऑफर दें, ठीक है, उसमें ये टर्म नहीं होना चाहिए कि अगर आपने इसको समय रहते जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात समझ में आई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, तो उसमें ये टर्म नहीं होना चाहिए कि नॉन कंप्लायंस, यानी अगर इन्होंने जो भी समय रहते इसका जवाब नहीं दिया, सपोज करो इनके पास शायद वो ऑफर पहुंचा ही नहीं था, इन्होंने पोस्ट से भेजा था, पहुंचा ही नहीं वो ऑफर, तो ये नहीं जवाब दिया, तो इसमें ये क्लॉज नहीं होना चाहिए ऑफर में कि अगर आपने नहीं रिप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये क्लॉज ऑफर में नहीं होना चाहिए। तो ये है 7th पॉइंट।
8वां पॉइंट क्या है, ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म एंड कंडीशन, यानी जो ऑफर है उसमें प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जो भी ऑफर किया जा रहा है, ए जो बी को ऑफर कर रहा है उसमें प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। एंड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी अगर बी ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा उसका मोड, क्या वो वर्बल एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न में करेगा, तो ये सब प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी दो आइडेंटिकल, दो सिमिलर क्रॉस ऑफर हो। ठीक है, मिस्टर ए को पता नहीं था, इन्होंने ऑफर किया और वही सेम ऑफर जो है मिस्टर बी ने मिस्टर ए को किया, इन दोनों को पता नहीं था। तो आइडेंटिकल यानी एक जैसा अगर क्रॉस ऑफर कर दिया, इन्होंने इसको वही ऑफर किया जो इन्होंने इसको किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूं, जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर करें, सेम ऑफर करें एक दूसरे को, ठीक है, इग्नोरेंस में, यानी शायद उनको पता ही नहीं था कि सेम ऑफर हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा क्रॉस ऑफर। और उस केस में क्या होगा, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 9 लीगल रूल है रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर, यानी कोई भी ऑफर वैलिड हो इसके लिए ये 9 लीगल रूल है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ, लैप्स एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी कोई भी ऑफर जो है लैप्स हो जाए, यानी मतलब नहीं, समय रहते आपने जवाब नहीं दिया तो वो चीज लैप्स हो जाए, या रिवोक हो जाए। रिवोक का मतलब क्या है कि वो ऑफर इनवैलिड हो जाए, खत्म हो जाए, रद्द हो जाए। किन किन कंडीशन में, तो ये 7 कंडीशन है जिन कंडीशन में ऑफर इनवैलिड हो जाता है, ऑफर लैप्स हो जाता है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, एन ऑफर लैप्स आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम, यानी ऑफर को एक्सेप्ट करने की एक डेट होती है, एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें घड़ी बेचना चाहता हूं, ये ऑफर है कि घड़ी बेचना है मुझे, 500 रुपए में इतने में घड़ी बेचूंगा। तो ऑफर को एक, या तो इन्होंने समय दिया होगा कि 1 महीने में सोच के बताओ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। ठीक है, या तो स्टिपुलेटेड टाइम उन्होंने दिया होगा, नहीं तो अगर नहीं दिया है तो एक रीजनेबल टाइम होता है, उस टाइम में ही इस ऑफर को अगर मिस्टर बी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करें, नहीं करेंगे तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पॉइंट, पहला सर्कमस्टेंसेस। दूसरा क्या है, एन ऑफर लैप्स बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब और इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। इसका मतलब क्या है कि जो ऑफर है वो लैप्स कब हो जाएगा, नॉट बीन एक्सेप्टेड इन अ प्रिस्क्राइब मोड, यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया। ठीक है, अगर मिस्टर बी ने ऑफर को उस मोड में नहीं एक्सेप्ट किया जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया गया था। सपोज करिए इन्हें कहा गया था कि आपको अगर ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आप राइटिंग में हमें दीजिए, ठीक है, पर मिस्टर बी ने राइटिंग में नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऑफर विल बी लैप्स्ड, ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, एंड ऑफर लैप्स बाय रिजेक्शन, यानी तीसरी सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया पर मिस्टर बी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्हें नहीं खरीदना 500 में घड़ी। ठीक है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। चौथा क्या है, एन ऑफर लैप्स बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया बट ये जब तक ऑफर एक्सेप्ट करते उससे पहले शायद मिस्टर ए की डेथ हो गई या मेडिकल प्रॉब्लम, इंसैनिटी हो गई, या मिस्टर बी की डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गए। ठीक है, तो उस केस में भी ऑफर लैप्स हो जाता है। अगला क्या है, एन ऑफर लैप्स बाय रिवोकेशन, यानी अगला है कि ऑफर और कैसे कैसे लैप्स होता है, ऑफर लैप्स हो जाता है रिवोकेशन से। रिवोकेशन मतलब रद्द करना। मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने ऑफर दिया मिस्टर बी को, लेकिन फिर उसके बाद मिस्टर ए ने अपने ऑफर को फिर से एक बार रिव्यू किया, फिर से देखा, तो उन्होंने देखा कि नहीं नहीं कुछ क्लॉजेस सही नहीं है, कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है, कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज करने की जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करते उससे पहले इन्होंने उस ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, रद्द कर दिया, तो उस केस में भी ऑफर लैप्स हो जाता है। ठीक है, छठा क्या है, छठी 6 जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या है, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए ऐसा कुछ ऑफर दिया गया था, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इन्होंने कुछ ऐसा ऑफर दिया था कि हम आपको बाइक देंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको बाइक, मिस्टर ए ने कहा था कि मैं तुम्हें बाइक 5,000 रुपए में बेच दूंगा अगर तुम ये जो बाइक का जो कंपटीशन होना है उसके लिए शायद कोई क्लब है वो अगर ज्वाइन करते हो, इसी हफ्ते तुम ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें बाइक 5,000 रुपए का बेचूंगा। ठीक है,
बट ये जो मिस्टर बी है इन्होंने वो क्लब ज्वाइन ही नहीं किया, इनको उस वाली रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, तो उस केस में भी ये जो ऑफर है वो रिवोक हो जाता है। तो वही चीज लिखी है, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, यानी जो भी कंडीशन इस ऑफर के साथ इन्होंने कंडीशन भी रखी थी कि मैं बाइक कब बेचूंगा, जब तुम उस रेस में पार्टिसिपेट करोगे, तुम उस क्लब को ज्वाइन करोगे, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, तो ये ऑफर रिवोक हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है। सातवां क्या है, एक ऑफर और कब लैप्स होता है, ऑफर लैप्स होता है बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो भी सब्जेक्ट मैटर है अगर वो इलीगल है, ठीक है, यानी ऑफर जिस चीज के रिगार्डिंग है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इन्होंने जिस कंसीडरेशन या कह लीजिए जिस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वही अगर इलीगल है तो फिर तो भी उस केस में क्या होता है, ऑफर लैप्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं तुम्हें 100 लीटर ऑयल सेल करूंगा इतने रुपए में, ठीक है, बट तब तक शायद गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाल दिया कि जो ऑयल की ट्रेडिंग प्राइवेट, मतलब जो ऑयल की ट्रेडिंग है वो बैन है, ऐसा कुछ रूल निकाल दिया, तो उस केस में क्या हुआ, जो सब्जेक्ट मैटर हुआ वो इलीगल हो गया, तो उस केस में भी जो ऑफर है वो लैप्स होता है, रद्द हो जाता है। ठीक है। तो ये थे कुछ सर्कमस्टेंसेस, जिन सर्कमस्टेंसेस में ऑफर लैप्स हो जाता है एंड या फिर कह लीजिए इनवैलिड हो जाता है, इट कम टू एन एंड। ठीक। तो आई होप मैंने आज जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। एंड लेक्चर ओवर करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं आज की तारीख तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।